ओके तो सबसे पहले मैं ना आपको एक नया डेटा सेट भेज रहा हूँ और तुम्हारे पास तो चॉकलेट्स वाला है राइट। तुम्हें ना ग्रुप पे एक नया डेटा सेट भेज रहा हूँ, ठीक है। वो डाउनलोड करके उसको रेडी रख लेना, ठीक है, क्योंकि आज हम उसी डेटा सेट पे काम वर्क करेंगे, क्योंकि हमारा पुराना डेटा सेट था उसके अंदर डेट्स में इशू था, है ना। आप लोगों की में अगर नहीं है तो इट्स ओके, बट अगर है तो चेंज कर लेना, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो चॉकलेट्स वाला डेटा सेट है उसी पे वर्क करते हैं, ठीक है। बट स्टेप्स बेसिकली सबके लिए सेम होंगे, तो इट्स टोटली योर चॉइस। मैं वो डेटा सेट भेज देता हूँ। ये डेटा सेट मैंने आपको भेज दिया है। तो इस तरीके का कोई डेटा सेट है, जो चॉकलेट वाला डेटा सेट है वो इस तरीके का है, ठीक है। मैंने ना इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लिया है, तो आप कहीं पे भी टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्लिक करो एंड कंट्रोल टी दबाओगे लाइक दिस, ठीक है। तो करंटली मेरा ये ऑलरेडी टेबल में बना हुआ है तो मेरे पास आएगा नहीं, बट व्हेन यू प्रेस कंट्रोल डी ना, आपके पास एक ऑप्शन आएगा टेबल में क्रिएट करने का, बस उसमें ओके कर देना। और उसमें ना वो भी होगा चेक मार्क कि माय टेबल हैज हेडर्स करके, ओके। तो उसको टिक करके ओके कर देना। माय टेबल हैज हेडर्स का क्या मतलब होता है कि टेबल हेडर्स का क्या मतलब होता है कि जो मेरा टेबल है ना, जो मेरे पास डेटा सेट है उसमें हर एक कॉलम के ऊपर कॉलम का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। उसको बस ओके कर देना, आपका इस तरीके से टेबल बन जाएगा। और स्क्रीन एज वेल। बना लो, इसका पिवट टेबल बना लो। मैं अभी इसका पिवट टेबल बना देता हूँ एक, और न्यू वर्कशीट में बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से मेरा पिवट टेबल बन जाता है। अब मैं जिसको जहां पे जैसे डालूंगा वो वहां पे वैसे आता रहेगा। पिवट टेबल होता है ये, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, विल स्टार्ट विद पिवट एनालिसिस, ठीक है। टेबल्स हमने क्रिएट करना सीख लिए थे, आज हम उन टेबल्स को एनालाइज कैसे किया जाता है वो सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास सबसे पहले देखते हैं कॉलम कौन कौन से अवेलेबल है। तो मेरे पास कॉलम्स अवेलेबल है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, रीजन, कंट्री, स्टोर, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, सेल्स, प्रॉफिट, प्रमोशन, चैनल, कस्टमर सेगमेंट, ये सारे मेरे पास अवेलेबल है। सो सिंपल करता हूं मैं अपना ना, जो ऑर्डर डेट्स है, ठीक है, उसको मैं डाल देता हूँ लेट्स से रोज में, ठीक है। और जब मैं ऑर्डर डेट को रोज में ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो मेरे पास ईयर्स आ गए, इस तरीके से मेरे पास ईयर्स आ जाएंगे, इस तरीके से ईयर्स आ गए, ठीक है। अब जो डेट होती है ना वो आपकी एक हिरार्किकल मॉडल में होती है। जो डेट है वो आपके हिरार्किकल मॉडल में होती है। अगर मैं डेट की नॉर्मली बात करूं तो डेट को मैं जैसे ईयर्स पे जाता हूँ, ईयर्स के बाद क्या आता है क्वार्टर्स, क्वार्टर्स के बाद क्या आता है मंथ्स, मंथ्स के बाद क्या आता है डेज, ठीक है। इसमें भी सेम है, क्या जैसे मैं ईयर्स को खोलता हूँ मेरे पास 4 क्वार्टर आ गए, और मैं किसी क्वार्टर को ओपन करूंगा तो मेरे पास मंथ्स आ गए, मंथ को ओपन करूंगा तो मेरे पास उसकी डेट्स आ गई, प्रॉपर डेट्स आ गई उसकी, राइट, ठीक है। ये मेरी होती है डेट की हिरार्की। सो व्हाट आई कैन डू इज
कि अगर मैं कोई चीज इस डेट के साथ प्लॉट कर रहा हूं तो मेरे को ईयर्स के साथ भी प्लॉटिंग एक साथ मिल गई, मेरे को मेरे क्वार्टर के साथ भी प्लॉटिंग एक साथ मिल गई, मेरे को मेरे मंथ्स के साथ भी प्लॉटिंग एक साथ मिल गई, ठीक है, एंड मेरे को मेरी प्रॉपर हर डेट के साथ भी प्लॉटिंग एक साथ मिल गई, ठीक है। फिर ठीक है, ये होती है आपकी डेट की हिरार्की। अब मैं इसको वापस, जैसे मैंने ओपन किया था, इसको मैं बंद भी कर सकता हूं तरीके से, आई कैन क्लोज इट अगेन, ठीक है, मेरे पास ईयर्स आ गए। अब लेट्स से सेल्स डालते हैं ईयर्स के साथ, ठीक है, पर ईयर में कितनी सेल्स कर रहा हूं। सो व्हाट आई विल डू इज कि जो सेल्स का मेरे पास कॉलम है, सॉरी हाँ, सेल्स का जो कॉलम है उसको मैं वैल्यूज में डाल दूंगा। सेल्स को उठा के मैंने वैल्यूज में डाल दिया, तो मेरे पास सम ऑफ सेल्स आ गया, ठीक है, मेरे पास सम ऑफ सेल्स आ गया। तो मतलब 2022 में मैंने 31,000 की सेल्स करी थी, 2023 में मैंने 3,37 नहीं 33,000 की सेल करी थी, और 2024 में 35,000 की सेल करी थी, ठीक है, क्लियर है। अब मैं अगर किसी को भी एक्सपैंड करूंगा तो क्वार्टर वाइज सेल डिवाइड होकर आ गई मेरे पास, 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में इतनी सेल हुई थी, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी, फोर्थ में इतनी। कोई भी क्वार्टर ओपन करूंगा तो मेरे पास मंथ वाइज सेल आ गई, कोई मंथ ओपन करूंगा तो मेरे पास डेट वाइज सेल आ गई, ये इस दिन ये डेट इस दिन इतनी सेल हुई थी, इस दिन इतनी सेल हुई थी, इस दिन इतनी सेल हुई थी, राइट। हिरार्की होती है, ये होती है आपकी डेट हिरार्की, ठीक है। अभी ना हम सिर्फ मतलब पिवट एनालिसिस पे जाने से पहले जो पिवट एनालिसिस के लिए जरूरी चीजें हैं वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी डेट की हिरार्की हो गई, राइट। सर हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जो अभी अभी आपने इम्प्लीमेंट किया ना, ये क्लियर नहीं हुआ वो क्वार्टर वाला मुझे। सॉरी सर क्वार्टरली जो वो सेल्स आ रही है ना, वो कैसे इम्प्लीमेंट हुई वो समझ नहीं आया मुझे। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं है। हमने ना सीधा सीधा जो हमारा टेबल था, हमारा टेबल कहाँ है, ये हमारा टेबल था, ये हमारा मेन डेटा था, ठीक है। यस सर। इसके अंदर का चॉकलेट्स का सारा डेटा है, इसको मैंने एक पिवट टेबल में कन्वर्ट कर दिया। पिवट टेबल में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया, राइट। यस और इसमें से मैंने सिंपली क्या किया, जो ऑर्डर डेट का मेरे पास कॉलम है इसको मैंने रोज में डाला, और जो मेरे पास सेल्स का कॉलम था इसको मैंने वैल्यूज में डाला। तो वैल्यूज क्या बन गई, सम ऑफ सेल्स, एंड रोज में ऑटोमेटिकली उसने हिरार्की उठा ली कि ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ्स एंड ऑर्डर डेट, प्रॉपर हिरार्की उसने ऑटोमेटिकली उठा ली, राइट। ओके सर। ठीक है ना, तो ये मेरा हिरार्की को ऑटोमेटिकली उठा लेता है, ओके सर। ओके ओके। सो इस तरीके से मेरे पास एक पिवट टेबल बन गया। अब बस मैंने उन दोनों को जब साथ में प्लॉट किया तो मेरे पास ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज एंड डेज वाइज सम ऑफ सेल्स आ गई, ठीक है, क्लियर है। यस सर। ओके, तो ये था मेरा बेसिस, ठीक है। अब इसके बाद मैं फिल्टर क्रिएट कर सकता हूँ, लेट्स से मेरे को प्रोडक्ट के हिसाब से फिल्टर क्रिएट करना है या कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर क्रिएट करना है। सो मैं कैटेगरी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा फिल्टर्स में, ठीक है। मेरा यहाँ पे कैटेगरी का एक फिल्टर आ गया, मैं कैटेगरी में चूज कर सकता हूँ कि लेट्स से मेरे को मिल्क चॉकलेट का देखना है सिर्फ, मैंने मिल्क चॉकलेट का सारा मेरे पास डेटा आ जाएगा, ठीक है ना। और सिमिलरली अगर मेरे को कॉलम चाहिए तो लेट्स से मैं प्रॉफिट को एक बार कॉलम में डाल देता हूँ। प्रॉफिट को मैंने कॉलम में डाल दिया तो मेरे पास अच्छा कि पर उस पे कितना वो आ गया, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू दिस, ठीक है। मैं कॉलम में ना लेट्स से आई विल ऐड चैनल्स, चैनल्स को मैं कॉलम में डाल देता हूँ। तो किस चैनल से कितना सेल हुआ वो आ गया मेरे पास कि 2022 में इन स्टोर हमारी इतनी सेल हुई थी और ऑनलाइन इतनी सेल हुई थी, मतलब दो हमारे पास चैनल से, इसमें हमारे पास इसमें चैनल से। तो जो हमारे टोटल सेल्स बता रहे थे पहले उसको उसने स्प्लिट करके दिखा दिया इन स्टोर और ऑनलाइन में। ये तो बेसिक आपका था पिवट टेबल्स। पिवट टेबल्स इस तरीके से बनाए जाते हैं, और इस तरीके से आप इसमें अलग अलग चीजें कर सकते हो। अब जितने मर्जी कॉलम्स में डालते रहो, जो आपको रोज में डालना है वो रोज में डालते रहो, इस तरीके से आपका एक प्रॉपर पिवट टेबल बनता है, ठीक है। अब पिवट टेबल के बाद आता है तो पिवट एनालिसिस। ये टेबल तो हमने बना लिया, ठीक है। अब इसको एनालाइज कैसे करें, इसमें ऐसी क्या क्या चीजें हमें मिलती है एक्सेल से कि जो हम डेटा को एनालाइज कर पाएंगे पिवट टेबल से, है ना।
तो जो डेटा को एनालाइज करना होता है पिवट टेबल को यूज करके, उसे हम कहते हैं पिवट एनालिसिस। ठीक है, तो ऊपर जब आप पिवट टेबल के अंदर होते हो तो ऊपर आप एक टैब देखोगे कि पिवट टेबल एनालिसिस करके एक टैब होता है ऊपर, राइट। जब इसके ऊपर जाओगे तो इसके अंदर बहुत सारे आपके पास टूल्स एंड ऑप्शंस होते हैं टू एनालाइज योर डेटा। ठीक है, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे टूल्स एंड ऑप्शंस होते हैं टू एनालाइज योर डेटा। ठीक है, प्लस आप किसी भी रो के ऊपर, कॉलम के ऊपर, मतलब जो वैल्यूज है उनके ऊपर जब आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, ये सब भी पिवट एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है, मैं किसी भी डाटा के ऊपर, किसी भी डाटा के सेल के ऊपर राइट क्लिक करता हूं तो मेरे पास प्रॉपर एक मेन्यू खुल जाता है ना। इसके अंदर भी मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं, सारे टूल्स का कैसे कैसे यूज होता है सब कुछ सीखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, बट आप बताऊंगी टूल्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास टूल्स अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके वैल्यूज में किसी भी ड्रॉप डाउन पे अगर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास टूल्स अवेलेबल है। पॉइंट इज कि जो ये वाले हैं ये मेरे को यहाँ पे जब राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं स्पेशली यहाँ से जाके इसको ड्रॉप डाउन का यूज करने का नीड नहीं होता है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड है क्या? ओ सॉरी, स्क्रीन मेरी पॉज है क्या? स्क्रीन पॉज है। गिव मी सेकंड, मैं अपना स्क्रीन एक बार फिक्स कर देता हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इस वाले मेन्यू की। हाँ, अभी आ गया मेन्यू। ठीक है, मैं बात कर रहा था इस वाले मेन्यू की। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हम एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे बेसिक से कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो इस वाले मेन्यू को सबको भूल जाओ। सबसे पहले हम पिवट टेबल एनालिसिस में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पिवट टेबल एनालिसिस में आते हैं, और जैसे हमारे पास ये है, हमने ये वाली रो सेलेक्ट कर रखी है, राइट। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है यहाँ पे एक्टिव फील्ड्स का होता है, इसमें सम ऑफ सेल्स आ रहा है, इसको मैं नाम चेंज कर सकता हूँ यहाँ से बेसिकली। ठीक है, आई कैन चेंज द नेम ऑफ द फील्ड। ठीक है, लेट्स से मेरे को इसका नाम करना है टोटल सेल्स, तो मैं यहाँ से टोटल सेल्स भी कर सकता हूँ इसका नाम। टोटल सेल्स किया, यहाँ पे भी टोटल सेल्स हो गया, एंड देन यहाँ पे वैल्यूज में भी टोटल सेल्स होके चेंज हो गया है। ठीक है, ये होता है मेरा सबसे पहली चीज। ओके, ठीक है, ये होती है मेरी सबसे पहली चीज। इसके बाद जस्ट उसके नीचे यू विल सी फील्ड सेटिंग्स। ठीक है, जस्ट उसके नीचे यू विल सी फील्ड सेटिंग्स। फील्ड सेटिंग्स क्या होती है कि जो हमारे पास यहाँ पे है ना, राइट हैंड साइड पे जो पिवट टेबल का पूरा एरिया है, उसके अंदर जो हमारे पास चार ग्रुप्स हैं, उसके अंदर जो वैल्यू हमने डाल रखी है, जैसे यहाँ पे चैनल पड़ा है, यहाँ पे टोटल सेल्स पड़ा है, यहाँ पे कैटेगरी पड़ा है, ये सब है ना, हर एक इस वैल्यू को एक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसकी सेटिंग्स को फील्ड सेटिंग बोलते हैं। ठीक है, मैं फील्ड सेटिंग्स में जाऊंगा, मेरे को बता रहा है कि मैं सबसे पहले टोटल सेल्स की फील्ड सेटिंग में हूँ। ठीक है, अब मैं जो नाम मैंने यहां से चेंज किया था वो यहां से भी चेंज कर सकता था। ठीक है, सबसे ऊपर कस्टम नेम में मैं नाम चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके जस्ट नीचे समराइज वैल्यू फील्ड बाय, ठीक है, इस वाले ऑप्शन में आई कैन चेंज कि क्या दिखा रहा है। ठीक है, कि अभी वो सम दिखा रहा है, आई कैन डू काउंट या एवरेज या मैक्स मेन प्रोडक्ट, कुछ भी दिखा सकता हूं मैं। ठीक है, व्हाट आई वांट द कैलकुलेशन टू बी, यहां से मैं वो चेंज कर सकता हूं। ठीक है, ये वाले पार्ट हमने कल भी देखा था कि हम सम्स वगैरह को अलग चीजें क्या करते हैं, ये हमने कल भी देख लिया था, है ना। ये पार्ट आपका एनालिसिस का होता है। ओके, अब इसके बाद यहीं पे साथ में यू हैव शो वैल्यू एज, जैसे इसके साथ में ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो समराइज वैल्यू बाय के जस्ट साथ में यू हैव शो वैल्यू एज। शो वैल्यू एज पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ना मैं वैल्यू का फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं वैल्यू का फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। वैल्यू का फॉर्मेट मतलब कि अभी क्या आ रहा है, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड करूँ तो अभी क्या आ रहा है कि मेरे पास सम ऑफ सेल्स आ रही है, कि मतलब एग्जैक्टली मेरी इतने डॉलर की सेल्स हुई है। ठीक है, सबसे नीचे ग्रैंड टोटल आ रहा है कि टोटल मेरे इतने डॉलर की सेल हुई है। ठीक है, और जो ग्रैंड टोटल है वो अगर इन स्टोर के नीचे वाला देखूंगा तो इन स्टोर में मेरी इतनी सेल हुई है, अगर मैं ऑनलाइन वाला देखूंगा तो ऑनलाइन मेरी इतनी सेल हुई है। काफी सिंपल मैथ्स है, काफी सिंपल टू अंडरस्टैंड टेबल है ये, है ना। बट इफ आई वांट मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं इसे, लेट्स से मेरे को परसेंटेज देखनी है कि मेरी 2022 में इन स्टोर कितनी परसेंट ऑफ सेल्स आती है, 2022 से इन स्टोर से कितनी परसेंट ऑफ सेल्स आ रही है। तो मैं यहाँ पे नो कैलकुलेशन की जगह पे आई कैन डू
परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। आई कैन डू परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, मतलब जो यहाँ पे नो कैलकुलेशन लिखा हुआ है कि अभी कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो रही है, उसकी जगह पे आई कैन क्लिक ऑन दैट एंड गो टू परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करके और मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल आ गया। कि मेरा जो सिर्फ मैं वैल्यूज को अगर देखूं तो ग्रैंड टोटल इज 100%, है ना। तो 2022 में इतनी सेल हुई, 2022 से स्टार्ट है ना ये, हाँ 2022 में टोटल मेरी सेल्स का इतना परसेंट 2022 से आता है और 23 और 24 से इतना परसेंट आता है ना। 23 और 24 से इतना परसेंट आता है। अब तो 2022 में मेरा 10% था टोटल का, राइट। उसका 19% मेरा इन स्टोर से आया और 9% मेरा ऑनलाइन से आया, ठीक है। सिमिलरली 2023 में 20% मेरा इन स्टोर से आया, 15% मेरा ऑनलाइन से आया और फिर 25% मेरा इन स्टोर से आया और 9.33% मेरा ऑनलाइन से आया, ठीक है। ये बेसिकली परसेंटेजेस हो गए। तो मतलब मेरी टोटल सेल्स का 65% इन स्टोर से आ रहा है, 34% ऑनलाइन से आ रहा है, ठीक है। अब जो सर नंबर्स थे तो उनको देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, अब हमें क्लियरली समझ आ रहा है, डेटा हमें मोर क्लियरली समझ आ रहा है अब, राइट। डेटा हमें और अच्छे से समझ आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं फील्ड सेटिंग के अंदर वापस जाऊँ, मैं यहाँ से शो वैल्यू एज के अंदर ही परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल की जगह पे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल या परसेंटेज ऑफ कि मतलब किसी का मेरे को कस्टम परसेंटेज दिखाना है, ठीक है, वो दिखा सकता हूं। और मैं परसेंटेज ऑफ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आई कैन शो कि किस वैल्यू को मेरे को 100% कंसीडर करके बाकी परसेंटेज दिखाना है। पॉइंट कि मेरे को यहाँ पे फील्ड खुल गई कि किसके बेसिस का मेरे को 100% लेना है और उसका परसेंटेज मेरे को बाकी वैल्यूज को दिखाना है। अब मैं 2022 करता हूँ, मतलब देखो टेक्निकली 2022 से छोटे डाटा से मैं बड़ा परसेंटेज दिखा रहा हूँ तो पॉसिबल नहीं है, तो 100 से ऊपर परसेंटेज स्पिल हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं इसको 2022 करूँ तो ना 100 से ऊपर परसेंटेज स्पिल हो जाएंगी। नहीं समझ आया क्यों? नहीं आया, 100 से ऊपर की चली गई परसेंटेज, उसने उसको 100% लिया 2022 को। हाँ, क्योंकि अब हमारा जो एक्सेल है वो क्या कर रहा है कि 2022 की टोटल सेल्स थी ना, वो उसको मान रहा है 100%। अब उससे नंबर अगर बड़ा हो रहा है क्योंकि बाद में ग्रोथ हुई थी, है ना, नंबर अगर बड़ा हो रहा है तो वो उसको 100 से ऊपर ले जाता है, उसका कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है बेसिकली 2022 से। क्योंकि यहाँ पे देखो ना 2022 की अगर मैं सेल्स को 100% मानूं तो मेरा 2023 में 22% की ग्रोथ हुई है और फिर उसके बाद 20%। नहीं 2% की कम हो गई है, पॉइंट। लेकिन उससे तो 20% ज्यादा हो गया। हाँ 2022 से 20% ज्यादा हुई है, लेकिन 2023 से 2% गिर गई है। आया मेरा पॉइंट समझ, ठीक है। तो ये भी एक काइंड ऑफ कहीं पे नीड पड़ सकती है इस एनालिसिस की भी, है ना, ग्रोथ के एनालिसिस की नीड पड़ सकती है कहीं पे, कितना ग्रोथ हुआ है, कितना डाउनफॉल हुआ है, क्या हुआ है ना। और वही सेम चीज हम ऑनलाइन ऑफलाइन में भी दे सकते हैं कि ऑनलाइन वाला पहले ग्रो कर गया 166% आ गया, लेकिन फिर जो ओरिजिनली था उससे भी कम हो गया, 98% पे गिर गया। मतलब ऑनलाइन तो नहीं चल पा रहा है, ऑफलाइन हमारा कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है, इंस्टॉल वाला हमारा कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है कि 2022 से 2023 में भी ग्रो किया था, फिर 2023 से 2024 में भी ग्रो किया है। समझ आ रहा है आपको? मेरे को ऐसे कोई लग रहा है कि शक्ल देख के कि नहीं आ रहा है समझ, समझ आ रहा है ना। जिस जैसा मेरा टेबल बना हुआ है फिलहाल वैसे ही टेबल दिख रहा है ना आपको भी। तो इसने ग्रैंड टोटल में नीचे वाले की वैल्यू क्यों दी? क्योंकि ग्रैंड टोटल है ही नहीं कुछ, अब परसेंटेज को कैसे ऐड करेगा, है ना। ग्रैंड टोटल तो मैंने बना ही इसको दिया ना, समझो। ग्रैंड टोटल मैंने जब बना ही 2022 को दिया तो ये मेरा ग्रैंड टोटल बन गया, है ना। अब ये इसके हिसाब से परसेंटेज निकाल के दे रहा है। बेसिकली पहले परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल था, जब मैंने परसेंटेज 2022 कर दिया, जब वो उसका परसेंटेज निकाल के दे रहा है तो ग्रैंड टोटल किसको टोटल करेगा, इसको थोड़ा ना प्लस कर देगा कि 100 प्लस ये 200 और 300 ऐसे थोड़ा ना कर देगा, वो तो सेंस ही नहीं बनाएगी ना चीज, है ना। इसलिए उसने ग्रैंड टोटल देना ही बंद कर दिया नीचे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है इतना? ये था मेरा आप कि मैं वैल्यू किस किस अलग तरीके से दिखा सकता हूँ। मैं फील्ड वैल्यू सेटिंग में जाऊँ तो शो फील्ड एज में मैं इसका परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल ही कर लेता हूँ। यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं मेरे पास, मैं इसको नीचे भी स्क्रॉल करूंगा तो आप पढ़ोगे, नॉर्मल इंग्लिश वाले हैं, इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। मैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल ही कर देता हूँ इसे एंड
मेरे पास ग्रैंड टोटल वगैरह मतलब इस तरीके का टेबल आ जाता है। प्रमोशन क्या देते हैं? किसका? प्रमोशन से क्या होगा? प्रमोशन? हाँ, फील्ड सेटिंग में प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन में तो आपके वो है ना, कूपन कोड कौन से लगे हुए हैं। लेट्स से प्रमोशंस को चैनल्स की जगह में प्रमोशन डाल देता नहीं हूँ। नहीं सर, वो फील्ड सेटिंग में है ना, प्रमोशन का ऑप्शन भी है। अच्छा वहां से, हाँ। ओके। शो वैल्यूज में हाँ, परसेंटेज ऑफ प्रमोशन आ गया। मैंने ऑफ, ठीक है ठीक है। समझ गए। हाँ, प्रमोशन बेसिकली वाली फील्ड है ना एक, हाँ, फील्ड वो उसका परसेंटेज लेगा। कोई है वैल्यू ऑप्शन है। नहीं 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 नहीं, वो तो देखो जैसे मैं परसेंटेज ऑफ में जाता हूँ, यहाँ पे ना बेस फील्ड में मेरे टेबल के अंदर जो जो कॉलम्स अवेलेबल है वही दिखा रहा है, ठीक है ना, कि मेरे टेबल के अंदर जो जो कॉलम्स अवेलेबल है वही दिखा रहा है। अगर प्रमोशन में जाऊंगा तो यहाँ पे मैं सारे प्रमोशन दिखा दिया। बेसिकली अब मैं अगर ये बेसिकली इन एक्चुअल सेंस तो ये बिल्कुल बेफालतू की बात होगी कि मैं प्रमोशन के बेसिस पे कुछ परसेंटेज निकाल रहा हूँ तो, है ना। बट अगर मैं निकाल भी रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने जिस जिस बंदे ने मेरा बाय वन गेट वन लगाया लेट्स से उसको 100% माना और बाकी सबको उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। पॉइंट, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल ही रहता है, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं स्लाइसर्स एंड टाइमलाइंस पे, ठीक है, स्लाइसर्स एंड टाइमलाइंस पे, ठीक है। सर एक ऑप्शन इसके नीचे नंबर फॉर्मेट का भी था, उसका क्या मतलब है? इसमें फील्ड सेटिंग में हाँ, ये रहा नीचे सबसे के बगल में। अच्छा हाँ, ये आपको किस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है ना आपको, कि डेट है तो डेट बता दो उसे, पॉइंट। ये तो जैसे नॉर्मल सेल फॉर्मेट में नहीं होता, हाँ, नॉर्मल में हम सेल होता है उसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर मेरी कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है ना। आपको भी बताया था मैंने शायद कल वाली क्लास में, सेल के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और मान लो मेरा डेट वाला एक कॉलम है डेट का, बट एक्सेल समहाउ उसे डेट मान नहीं रहा है तो मैं कॉलम सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में जाके डेट पे जाके बता सकता हूँ कि इस तरीके की डेट है, ताकि एक्सेल उसे एज अ डेट पिक करे। तो ये वही सेम चीज है, ठीक है, कि उसके अंदर जो वैल्यू है वो किस फॉर्मेट में हमें चाहिए, मतलब किस फॉर्मेट में है, एक्सेल को अवेयर कर रहा हूँ मैं उस चीज से, तो ये वही चीज है, ओके। और कोई दिक्कत, बढ़े आगे, ओके। तो ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दैट इज योर स्लाइसर्स एंड टाइमलाइंस। पहले समझते हैं होता क्या है ये, ठीक है, पहले समझते हैं होता क्या है। जैसे आपने फिल्टर तो समझ आया था हमें क्या होता है, जब भी हम कोई चीज फिल्टर के अंदर डालते हैं, जैसे हमने फिल्टर के अंदर कैटेगरी डाला, कैटेगरी मेरे यहाँ पे आती है, अब मैं इसके अंदर जो भी चीज सेलेक्ट करूंगा, लेट्स से मैंने डार्क सेलेक्ट किया तो मेरे पास सारी वैल्यूज सिर्फ डार्क की आएंगी, या अगर मैंने लेट्स से ऑल सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास हर चीज की वैल्यू आ जाएंगी, है ना, ये मेरे पास हर चीज की वैल्यू आ गई, राइट। नॉर्मल फिल्टर होता है ये। अब देखो जो यहाँ पे फिल्टर बना हुआ है, एक तो ये सिंपली आपका दो सेल्स है उसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है, वो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप में, मतलब काफी ज्यादा अनइंट्यूटिव इंटरफेस है ये, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा ना विजुअली अपीलिंग इंटरफेस नहीं है ये, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि बहुत टेक्निकल टाइप ऑफ इंटरफेस है ये। अगर मैं लेट्स से एक नॉन टेक्निकल बंदे को दिखाऊंगा, और मैं एक नॉन टेक्निकल बंदे को दिखाऊंगा तो उसको ना काफी दिक्कत होगी इस चीज को यूज करने में, पॉइंट। मल्टीपल एडन सेलेक्ट करने हैं तो पहले यहाँ पे टिक करके आना है, फिर यहाँ पे टिक करना है एंड ऑल, विजुअली अपीलिंग नहीं है बेसिकली। स्लाइसर्स क्या होते हैं, स्लाइसर्स फिल्टर्स का ही विजुअली अपीलिंग वर्जन होते हैं, तो विजुअली ज्यादा अच्छे दिखे बस, ठीक है। यही सेम काम हम स्लाइसर से करते हैं, हमने यहाँ पे फिल्टर से किया ना, यही सेम काम हम स्लाइसर से करते हैं, ठीक है। बट जो स्लाइसर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा विजुअली अपीलिंग होते हैं, प्रॉपर बटन्स मिलते हैं हमें, एंड क्लिक कौन सा बटन है कौन सा बटन क्लिक नहीं है, वो प्रॉपर एनिमेशंस वगैरह के साथ आता है, मतलब एनिमेशंस तो नहीं, प्रॉपर बैकड्रॉप वगैरह होता है, कलर चेंज होता है, वो सब होता है, विजुअली अपीलिंग होते हैं, ठीक है। एक स्लाइसर डालते हैं सबसे पहले हम एक स्लाइसर डालते हैं, सेम काम कराते हैं उससे, कि जो कैटेगरी की बेसिस पे जैसे हम यहाँ से फिल्टर कर रहे हैं स्लाइसर से फिल्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इंसर्ट स्लाइसर, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि मेरे को कौन से अपने कॉलम के ऊपर स्लाइसर लगाना है, ठीक है। कॉलम के ऊपर स्लाइसर लगाने का मतलब कि किस कॉलम की वैल्यूज को वो यूनिकली पहले तो आइडेंटिफाई कर ले, और उसमें से फिर मैं
वैल्यू चूज कर करके अपने डाटा को स्लाइस आउट कर सकूं। ठीक है, तो जैसे हमने फिल्टर कैटेगरी के ऊपर लगाया था, स्लाइसर भी मैं कैटेगरी के ऊपर लगाऊंगा। ऐसे कैटेगरी सिलेक्ट करके आई विल डू ओके, बस आ गया एक स्लाइसर। इसको कहता हूँ स्लाइसर में। ठीक है, इसको थोड़ा ना छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे को पूरा वो अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है, मैं इसको कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ, इसका साइज वगैरह चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को इतना ही रखना है जितना एक्चुअली डेटा है उसके अंदर, उतना ही रखना है। मैं इसको यहाँ पे साथ में इसके लगा दूंगा, इस तरीके से लगा दिया मैंने, है ना। ये भी अब सेम काम करता है। मैं डार्क पे क्लिक करूंगा और डार्क का उसने दिखा दिया, मिल्क पे क्लिक करूंगा मिल्क का दिखा दिया, व्हाइट पे क्लिक करूंगा उसने व्हाइट का दिखा दिया। तो सर जरूरी है इसके लिए पहले फिल्टर लगाना पड़े? नहीं, जरूरी नहीं है। फिल्टर तो मैंने बताया कि फिल्टर भी लगा सकते हो, स्लाइसर भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हो। डजंट मैटर कि आपने फिल्टर लगाया है नहीं लगाया है, स्लाइसर आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है ना। अब इसके अंदर भी आपको मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने हैं। लेट्स से मेरे को डार्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट का एक साथ देखना है। तो मैं ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन है, ये टिक करके जो हाइफन हाइफन लगे हुए हैं, ये बटन है, बेसिकली मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए होता है। इस पे क्लिक कर दूंगा, मैं दो चीजें भी एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने व्हाइट और मिल्क एक साथ सेलेक्ट कर लिया, तो व्हाइट और मिल्क का एक साथ आ रहा है। फिल्टर के अंदर मल्टीपल आइटम्स के नाम से दिख रहा है। ठीक है, मैं स्लाइसर में कुछ भी अपडेट कर रहा हूँ, फिल्टर में भी अपडेट होगा। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर में कुछ भी अपडेट करूँ, लेट्स से मैं सिर्फ मिल्क लगा देता हूँ, तो स्लाइसर में भी अपडेट होगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्लाइसर और फिल्टर कनेक्टेड है। स्लाइसर और फिल्टर बेसिकली सिंक क्यों है, क्योंकि वो एक ही डेटा पे लगे हुए हैं। अब कहीं से भी अगर डेटा चेंज होता है तो दूसरा वाला तो अपना चेंज हो जाएगा ना। समझ में पॉइंट? मतलब मैंने फिल्टर के अंदर मिल्क लगाया, अब ये नहीं है कि जो फिल्टर है वही स्लाइसर भी चेंज कर रहा है, वही डेटा भी चेंज कर रहा है। हो क्या रहा है कि फिल्टर क्या कर रहा है, फिल्टर सिर्फ डेटा को फिल्टर कर देता है मिल्क के हिसाब से। अब स्लाइसर देखता है कि डेटा तो मेरा मिल्क के हिसाब से फिल्टर है, तो वो अपने आप को मिल्क पे सेट कर लेता है। इस तरीके से होता है। ऐसे ही मैं जब स्लाइसर के अंदर चेंज करता हूँ, मैं स्लाइसर के अंदर कुछ चेंज कर रहा हूँ, तो वो स्लाइसर डेटा को चेंज कर रहा है। अब फिल्टर देख रहा है कि डेटा तो डार्क के हिसाब से है, अब तो फिल्टर अपने आप को डार्क पे चेंज कर लेता है। इस तरीके से आपके स्लाइसर्स वर्क करते हैं। ठीक है, अभी हमने कैटेगरी पे लगाया, आप किसी और कॉलम पे भी लगा सकते हो। ठीक है, और मल्टीपल स्लाइसर्स भी बना सकते हो। अभी मैंने जैसे एक स्लाइसर इंसर्ट किया हुआ है, मैं और स्लाइसर भी इंसर्ट कर सकता हूँ। इफ आई वांट कि मेरे को किसी और कैटेगरी के हिसाब से भी स्लाइसिंग अलाउ करनी है, मैं वो भी इंसर्ट कर सकता हूँ। क्लियर? ठीक है, अब लेट्स से जैसे जो हमारा डेट वाला टेबल था, ये मतलब डेट वाला कॉलम है, उसके अंदर हमारे ईयर्स दिख रहे हैं, है ना। इसमें मेरे को लेट्स से जनवरी में कहीं पे जाना है, कोई पर्टिकुलर डेट पे जाना है, कोई पर्टिकुलर ईयर के किसी पर्टिकुलर मंथ पे जाना है। मेरे को वही है कि मान लो 2022 के दिसंबर में जाना है, मैं पहले 2022 खोलूंगा, फिर Q4 खोलूंगा, फिर दिसंबर में आ पाऊंगा, है ना। फिर मेरे को दिसंबर का डेटा दिखेगा। राइट, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है एंड बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं है, ये भी टेक्निकल प्रोसेस है ना। इसको बंद करते हैं। अब जैसे जो स्लाइसर्स थे वो फिल्टर्स का एक मोर इंटरेक्टिव वर्जन था। ठीक है ना। इसी तरीके से जो आपकी टाइमलाइंस होती हैं वो आपके डेट हिरार्की का एक मोर इंटरेक्टिव वर्जन है। ठीक है, विजुअली ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए टाइमलाइंस यूज करते हैं हम इस चीज को। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं वही पिवट टेबल पे सिलेक्ट किया, आई विल अगेन गो टू पिवट टेबल एनालिसिस, यहां से मैं इंसर्ट और टाइमलाइन कर सकता हूं। ठीक है, ऐसे मेरे पास इंसर्ट स्लाइसर के जस्ट नीचे मेरे पास ऑप्शन है इंसर्ट टाइमलाइन का। इंसर्ट टाइमलाइन करी, अब मेरे पास यहाँ पे एक ही कॉलम दिखाएगा कि जो टाइमलाइन है आपकी वो सिर्फ डेट वाले कॉलम्स पे ही डलती है। अगर कोई कॉलम जैसे सेल्स का है, नेम्स का है, तो उस पर टाइमलाइन डल ही नहीं सकती। क्योंकि टाइमलाइन का मतलब क्या है कि हम डेट्स के ऊपर स्क्रॉल आउट कर सके, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की, जैसे आप यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब के अंदर नीचे वो लाइन चल रही होती है कि आप कहां तक पहुंच गए, कितना बचा है, ये सब है ना। तो वो भी एक टाइमलाइन ही होती है, उसे भी हम टाइमलाइन ही कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं उसके अंदर आगे पीछे करके टाइम में आगे पीछे जा सकता हूँ ना वीडियो के, उसी तरीके से टाइमलाइन ये वाली भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और वीडियो में टाइम का कंसेप्ट ही नहीं होता, तो टाइमलाइन एग्जिस्ट नहीं करती। सिमिलरली अगर हमारे डेटा के अंदर डेट का कंसेप्ट ही नहीं है तो हम टाइमलाइन बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैं ऑर्डर डेट यहाँ पे डालूंगा, इसको ओके कर दूंगा, बस यहाँ पे एक टाइमलाइन आ जाती है। तो मैं सेट कर लेता हूँ कहीं पे साइड में, यहाँ पे मैंने इसको टाइमलाइन सेट कर दी अपनी। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपनी टाइमलाइन सेट कर दी। ठीक है, अब मैं इसको यूज करने के लिए लेट्स अभी ऑल पीरियड्स में तो 2024 का जुलाई चल रहा है,
मेरे पास सिर्फ 2024 का जुलाई आ गया। अब अगर मैं इसको ओपन भी करके देखूंगा ना तो क्वार्टर 3 दिखा रहा है और सिर्फ जुलाई दिखा रहा है। पॉइंट आपको समझ आ रहा है ना? पक्का? कहीं पे ना समझ आया ना बोल देना, ठीक है। अब जैसे 2024 का जुलाई था तो 2024 का दिसंबर तक का मेरे पास लास्ट डेटा है, ठीक है। जो मेरे पास डेटा में लास्ट वैल्यूज है ना तो 2024 के दिसंबर में है। अब मेरे को ये कैसे पता है? क्योंकि मेरी जो टाइमलाइन है वो यहाँ पे बिल्कुल एंडेड है। तो जो नीचे वाला पार्ट देखोगे ना आप, वो स्क्रोलेबल पार्ट होता है एक्चुअली, इस तरीके से ना स्क्रोलेबल पार्ट होता है आपका, ठीक है। ये बिल्कुल लास्ट में है और इसका भी बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट मैंने चूज कर रखा है। तो मतलब जो लास्ट मंथ हमारे डेटा में एग्जिस्ट करता है दैट इज 2024 का दिसंबर, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको आगे पीछे करके किसी भी टाइमलाइन में अपने जा सकते हो। लेट्स से 2023 के जन में चला गया मैं तो मेरा डेटा उसके हिसाब से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को ना इसमें सब कुछ देखना है, वो सिर्फ ये नहीं देखना कि डार्क का कितना है, क्योंकि अभी देखो प्राइसर में डार्क अफेक्टेड है तो ये जो डेटा दिख रहा है ना सिर्फ डार्क अफेक्टेड का डेटा ही है। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दूंगा तो अब मेरे पास टोटल डेटा है, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें मैं नीचे, ये तो चलो बेसिक टाइमलाइन हुई, इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। मॉडिफाई कैसे कर सकता हूँ? अलग अलग बेसिस के ऊपर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मंथ्स पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मैं ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ्स एंड डेज इन 4 ऑप्शंस में इसको डिवाइड कर सकता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि मेरा एक जो पिल है इसको हम ना पिल कहते हैं, ये सेलेक्टेड है ना, इसको एक पिल कहते हैं, ठीक है। एक जो पिल है वो एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं उसे चेंज कर सकता हूँ कि एक पिल मेरी एक ईयर को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे मेरी एक पिल एक ईयर को रिप्रेजेंट कर रही है ना, मेरी एक पिल एक ईयर को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ एक क्वार्टर को रिप्रेजेंट करे तो मेरी एक पिल एक क्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रही है ना। जैसे 2023 का क्वार्टर 1 है ये, मेरी एक पिल एक क्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रही है अब, ठीक है। मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ मेरी एक पिल एक डे को रिप्रेजेंट करे। 23 जी का जैन का फर्स्ट डे, मतलब 1 जैन 2023 प्रॉपर एक डेट आ गई। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कि एक डेट का भी सेट कर सकता हूँ मैं। सर जैसे हमें मतलब गैप दे दे के ऐड करना है, मतलब जैसे 1 2 साथ में 3 को छोड़ के 4 का लेना है, 2 और 4 का, ठीक है। कंट्रोल हो गया ना, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर दो। 3 का नहीं आना चाहिए, एक मिनट, 3 का आ रहा है। इसमें कंट्रोल वर्क नहीं करेगा। यही कर सकते हैं। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, अभी देख देते हैं। कंट्रोल दबा के शिफ्ट नहीं हो रहा है। एक मिनट, कोई तो की होगी इसकी। हाँ ये रहा ना, ये ठीक आ रहा है इसमें भी, ये बढ़ रहा है सिर्फ, ठीक है। इसकी क्या की थी? है तो मेरे को भी देखना पड़ेगा एक बार, पूरा ही आ रहा है इसमें तो अभी। इसमें मैं कोई वीडियो देख के बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। मेरे को भी याद करनी पड़ेगी एक बार ये चीज, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी टाइमलाइन होती है, इसके अंदर आप ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ किसी में भी जा सकते हो, ठीक है। एंड इसमें ना एक चीज और है कि जैसे मैं ईयर्स के अंदर हूँ, ठीक है। अब मेरे को लेट्स से मैंने 2023 सिलेक्ट कर रखा है ना, मेरे को सम पार्ट ऑफ 2022 चाहिए और सम पार्ट ऑफ 2024 चाहिए। तो जो ये वाली लाइन है ना इसको थोड़ा सा भी मूव कर सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे नहीं, सॉरी, लेट्स से सम पार्ट ऑफ 2023 2022 चाहिए एंड सम पार्ट ऑफ 2024 चाहिए, ठीक है। सो लेट्स से क्वार्टर्स में गया, मेरे को एक क्वार्टर मैंने 2022 का ले लिया और एक क्वार्टर मैंने 2024 का ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं ईएस पे वापस जाऊंगा तो इतना ही पार्ट दिखेगा मेरे को, ठीक है। मतलब जो मैंने एक बार टाइमलाइन की वैल्यू सेट करी, मैं ईएस में जाऊं, मंथ्स में जाऊं, क्वार्टर्स में जाऊं, डेज में जाऊं, उतनी वैल्यू मेरे को ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखेगी, ठीक है। सो इट्स लाइक कि अगर आप डेज में जाके 3-4 दिन सिलेक्ट करते हो सिर्फ, तो ईएस में आके सिर्फ उतना ही पार्ट सिलेक्टेड रहेगा। आप ईएस में उतना ही पार्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते, ईएस में आप ईएस में ही स्विच कर सकते हो, बट डेज में जाके आप मल्टीपल डेज को सिलेक्ट करके उतना पार्ट ईएस में रिप्रेजेंट करके देख सकते हो कि
प्रॉपर मेरी टाइमलाइन का कितना सा पार्ट है ये होती है आपकी टाइमलाइन। ठीक है, साथ कर रहे हो ना, हो रहा है, क्रेडिट है सब कुछ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टाइमलाइन। मैं अगेन पिवट पे जाता हूँ एंड पिवट टेबल एनालिसिस पे सर चला ये जाता हूँ। चीज हम स्लाइसर से भी कर सकते थे लेकिन उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, ये ऑर्डर टाइमलाइन, डेट जो टाइमलाइन लगाई हमने, हाँ वो हम स्लाइसर से भी कर सकते थे, बट पॉइंट इज कि स्लाइसर से वो स्लाइसर वाले लुक एंड फील में दिखती है, में है ना, उसमें बटन्स टाइप में आती, ऐसे हाँ वगैरह बटन टाइप में आती वही है ना, कि अब तुम चलो बना तो तुम किसी से भी लोगे, बना तो मैं नॉर्मल फिल्टर डाल के बना दूंगा, है ना। इसमें सर वो डेट नहीं है जिसमें सेल हुई है। हाँ तो इसमें नीचे भी तो वही वही आएंगी, चल नीचे जैसे- नहीं, टाइमलाइन में तो सारी आएंगी, इसमें टाइमलाइन में तो सारी आएंगी। जैसे 4-5 तो सेल नहीं हुई है तो इसमें वो डेट भी नहीं दी है। टाइमलाइन में तो सारी आएंगी, टाइमलाइन में तो तुम जो टाइमलाइन होती है वो बेसिकली मिनिमम मैक्सिमम उठाती है और पूरी टाइमलाइन बना देती है वो। तो स्लाइसर में बेसिकली वही है ना कि स्लाइसर इज लाइक अ फिल्टर, है ना। फिल्टर में जो तुम्हारा डेटा एक्चुअली एग्जिस्ट करता है वही तो आएगा। जैसे मैंने फिल्टर जब लगाया था डार्क मिल्क और व्हाइट का, है ना, अब डार्क मिल्क और व्हाइट के अलावा कोई तुम्हारी कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती तो स्लाइसर में नहीं आई है। इसी तरीके से अगर तुम डेट्स के ऊपर स्लाइसर लगा दोगे तो जो तुम्हारी डेट्स एग्जिस्ट नहीं करती हमारे डेटा में वो नहीं आएंगी, है ना। तो बेसिक लॉजिक है, राइट। ठीक है, अभी तक हमने टाइमलाइन वगैरह कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बता दें, ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन पे चलते हैं विच इज योर फील्ड आइटम्स एंड सेट्स, आइटम एंड सेट्स, ठीक है। अब इससे तुम क्या कर सकते हो, यू कैन मेक कैलकुलेटेड फील्ड्स। कैलकुलेटेड फील्ड्स क्या होता है, कैलकुलेटेड फील्ड्स होती हैं जो तुम्हारे पास, जैसे ये तो तुम्हारे पास ऑलरेडी कॉलम एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, ये कॉलम तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे डेटा में से डायरेक्टली उठ रहे हैं, है ना। कैलकुलेटेड फील्ड्स आर, इसे फोन में जाएगा, कैलकुलेटेड फील्ड्स, कर लो ना, बात कर लो, ठीक है। कैलकुलेटेड फील्ड्स आर कि आप अपना कुछ कस्टम कैलकुलेशन करना चाहते हो, जैसे आज सुबह भी तुम्हें तो समझ पता ही होगा किया था हमने, क्लियरिटी कर देता हूँ, मेरे को उम्मीद नहीं है। ओके, हमने किसी में तो किया था सुबह हमने वो किया था ना, याद है, सम में एवरेज वगैरह ये सब किया था, है ना। तो उसमें तुम्हारे लिए बताता हूँ, जैसे इफ वगैरह लगाते हैं, है ना, तो उससे ड्रैग करके पूरे उस पे कॉलम पे सेम फॉर्मूला मेरा सबको आ जाता है, तो मेरा एक कॉलम बन जाता है कस्टम, जो कि मेरे डेटा के बेस्ड है, डेटा के ऊपर बेस्ड है, बट मेरे डेटा का पार्ट नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट में क्या कह रहा हूँ, कि एक ऐसा कॉलम जो कि बेस तो मेरे डेटा पे ही है बट मेरे डेटा का पार्ट नहीं है। मतलब जैसे मैंने एक सीएसवी फाइल से डेटा लिया तो उसके अंदर लेट्स से मेरे 5 कॉलम आए, है ना, तो वो 5 कॉलम मेरे डेटा का पार्ट हुए, वो 5 कॉलम मेरे डेटा का पार्ट हुए, मैंने उसको एक्सेल में इंपोर्ट कर लिया। अब मैंने 2 कॉलम और बना दिए, 1 और 5 को प्लस करके एक कॉलम दिखा रहा है और 3 और 4 को प्लस करके एक कॉलम दिखा रहा है, तो मेरे टोटल कॉलम कितने हो गए, 7, है ना। लेकिन 5 उसमें से डेटा का पार्ट थे, 2 डेटा का पार्ट नहीं थे, वो मैंने कस्टम बनाए, ठीक है ना, वो मैंने कस्टम बनाया। अब बेस तो वो कॉलम भी मेरे डेटा के ऊपर ही है, जो वैल्यूज आ रही है वो मेरे डेटा को ही तोड़ मरोड़ के आ रही है ना, बट वो डेटा का पार्ट नहीं है। सिमिलर वे में पिवट टेबल के अंदर, सिमिलर वे में पिवट टेबल के अंदर जो फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं अभी, जो फील्ड्स अभी आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है, वो आपका डेटा का पार्ट है, ठीक है ना। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, रीजन, कंट्री, ये सब मेरे डेटा में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये सब मेरे डेटा में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये है मेरी डेटा वाली फील्ड्स। अब इन्हीं के साथ मैं कस्टम फील्ड्स बना सकता हूँ, ठीक है, दिखेंगी वो भी यहीं पे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिख रही है जो डेटा फील्ड है या फिर अलग से कहीं पे दिखेंगी, दिखेंगी वो भी यहीं पे, ये मेरा फील्ड्स का पैनल है, दिखेंगी वो भी वहीं पे ही, बट वो जो फील्ड्स होंगी वो मैं खुद डिजाइन करूंगा, उसमें मेरे को कुछ कैलकुलेशन अलग से चाहिए, उसमें मेरे को कुछ
वेरिएबल दिखाना है, कुछ कहीं से डेटा उठा के कुछ करके दिखाना है, वो सब कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो लेट्स से मेरे को ना इस तरह प्रोजेक्ट, सबसे पहले इसमें से एक चीज करते हैं, एक फील्ड बनाते हैं प्राइस की। प्राइस की फील्ड नहीं होगी जहां तक है, यूनिट प्राइस है और यूनिट प्राइस भी है। क्या करें, प्रॉफिट परसेंटेज की फील्ड बनाते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज की फील्ड बनाते हैं कि मतलब मेरे सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया। ठीक है, इसकी एक फील्ड बनाएंगे। ठीक है, परसेंटेज का फॉर्मूला हमें पता है, फेवरेबल ऑन टोटल इनटू 100। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बनाते कैसे। मैं अपना पिवट टेबल पे जाऊंगा, मतलब कहीं पे भी क्लिक करूंगा, देन पिवट टेबल एनालाइज पे जाऊंगा। पिवट टेबल नहीं आ रहा, पिवट टेबल एनालाइज नहीं आ रहा ना, तो पिवट टेबल पे क्लिक करो ना पहले, पिवट टेबल पे कहीं भी क्लिक करो किसी भी सेल पे। ये अपने, अरे ये डेटा इंपोर्ट करना था आपने, उसी में खोल के उसी में काम कर रहे हो आप। तो वैसे भी आ तो रहा है, पिवट टेबल पे आपने क्लिक तो किया ही नहीं पहले। तो दो गड़बड़ कर रखी है, या फिर सेव नहीं होगा ढंग से ना। ठीक है, पहली बार ढंग से सेव नहीं हो पाएगी, जो मैंने डेटा भेजा है ना आपको, तो ये CSV फाइल है, ये इसी को ओवरराइट कर लेगा, आपका डेटा बेकार हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपको इसको सिर्फ इंपोर्ट करना होता है, मतलब यहाँ से जब भी आप बोल रहे हो कि डेटा इंपोर्ट करना है, डेटा लेना है, सो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द CSV फाइल एंड डायरेक्टली वर्किंग ऑन दैट, ओपन करके डेटा को कॉपी करके अपने जो ऑलरेडी शीट का वर्क कर रहे हैं, शीट डाल के जैसे भी वहां पे पेस्ट कर लिया करो, तो डेटा सेट को खराब नहीं होते इससे। तो अभी के लिए तो चलो, अभी के लिए मैंने कर दिया, फिर उसके बाद डाउनलोड करके इसको रख लेना अच्छे से। ठीक है, ये अभी के लिए बस ये होता है वो पिवट टेबल में, इसके बाद आप क्लिक करके फिर आपको पिवट टेबल मिल जाता है। क्या नहीं खुल रहा? अच्छा, पिवट टेबल फील्ड्स ओबीसी को क्लिक करके खुल जाती है, इसमें कहीं और जाऊं? हाँ, फील्ड लिस्ट लिखा होगा ना वहाँ पे, ये नहीं खुल रहा होगा ना इनका। हाँ, ये वाला नहीं खुल रहा, वो फील्ड लिस्ट लिखा होगा ना वहीं पे, पिवट टेबल एनालाइज पे। हाँ वो तो अच्छा, ये पहला नहीं है। हाँ वो पे वो, फील्ड लिस्ट पे हाँ क्लिक करो। नहीं आया। पहले पिवट टेबल पे जाओगे ना, ये आपने ये क्या किया है? अच्छा, ये आपने वो बना रहे हो, ठीक है। पिवट टेबल पे जाओगे, फिर कैसे जाके पिवट टेबल एनालाइज जाके फील्ड लिस्ट आ गया ना। अब अगर आपने दूसरी शीट में कैसे मिलेगा, पिवट टेबल फील्ड लिस्ट है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं सबसे पहले तो कस्टम फील्ड से कैलकुलेटेड फील्ड्स कहते हैं हम इन द टर्म्स ऑफ पिवट टेबल, हम कैलकुलेटेड फील्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी क्लिक ऑन फील्ड्स आइटम एंड सेट्स, यहाँ पे मेरा कैलकुलेटेड फील्ड का ऑप्शन आ रहा है, राइट। मैं एक फील्ड क्रिएट कर सकता हूँ, कैलकुलेटेड फील्ड, इस पे क्लिक करूंगा, इस तरीके से मेरे पास एक पैनल खुल जाएगा। ठीक है, खुल गया। अब मेरे को निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। सबसे पहले तो मैं नाम रख देता हूँ उसका, तो प्रॉफिट, लेट्स से PCT, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख लो उसका, डजंट मैटर। ठीक है, नाम से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। अब नीचे हमें लिखना है फॉर्मूला, फॉर्मूला अगेन जैसा आपका एक्सेल के फॉर्मूलाज होते हैं वही फॉर्मूलाज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम ही फॉर्मूला आप यहाँ पे भी लिखते हो, बट जैसे एक्सेल में आप लिख रहे होते हो तो आप पूरी पूरी सेल्स के ऊपर भी फॉर्मूला लगा सकते हो। एक्सेल में लिख रहे होते हो सेल्स के ऊपर फॉर्मूला लग जाता है, राइट। इसके अंदर वो नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ कॉलम्स के ऊपर फॉर्मूला लगेगा, पूरे कॉलम के ऊपर ही फॉर्मूला लगता है। इसके अंदर एक सेल, एक कॉलम का एक सेल चूज करके फॉर्मूला नहीं लगा सकता मैं, इसके अंदर पूरे कॉलम के ऊपर फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो मेरे को कैलकुलेट करना है, जीरो लिखा था मैंने पहले तो वो हटा दिया। ठीक है, अब मेरे को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट का परसेंटेज। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, तो मैं नीचे ढूंढूंगा मेरा प्रॉफिट का है, इस वाले जो फील्ड्स की लिस्ट है ना नीचे, इसमें से आई विल सी ये मेरा प्रॉफिट, डबल क्लिक,
ऊपर चला जाएगा, ठीक है। या फिर आप सिंपली टाइप भी कर सकते हो, अगर आपको आपके कॉलम का नाम पता है तो सिंपली टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय आई वांट सेल्स, यहां से मेरा इधर सेल्स, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। अब अगेन परसेंटेज में जो हमारे पास इश्यू आता है कि हम इसको डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वी हैव टू पुट अ ब्रैकेट, हमने सुबह भी किया था, है ना। तो आई पुट अ ब्रैकेट, मैं इस पूरे के ऊपर एक ब्रैकेट लगा दिया, एंड इनटू दैट, राइट, क्लियर। तो मेरा ये परसेंटेज निकल जाएगा, है ना। इसको मैं कर दूंगा ओके, मेरे पास एक फील्ड मतलब प्लॉट भी हो गई है वो ऑटोमेटिकली। मैं नीचे कर लेता हूँ ऐसे को, तो यहाँ पे बस सम ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज आता है, राइट, क्योंकि ये गलत उसके साथ गलत रोज के साथ प्लॉट हुई है। सम ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज आप ईयर वाइज तो नहीं देख करोगे ना, ये सम थोड़ा ना करोगे उसका, पॉइंट नहीं समझ आया। ये टोटल सम ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज जितनी ज्यादा की होगी वो देखो, मतलब ये जो 1190 1293, ये ना, नहीं ये वाली, ये कौन भी सी है वाली? एक तरह से। सम ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, ये दोनों सेम ही तो है। नहीं वो जो लास्ट ये टोटल सम ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज है ना, उसने परसेंटेज का भी टोटल कर दिया, परसेंटेज को ऐड कर दिया। मैं तो बता रहा हूँ कि हमने गलत रूल्स के साथ इसको प्लॉट किया है, तो इस तरीके से इसको यूज नहीं किया जाता, ठीक है। इसको अगर आपको यूज करना है तो आप यूजुअली जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है ना उसको सम में यूज नहीं करते हो, उसको यूज करते हो एवरेज के साथ, ठीक है, उसको यूज करते हैं हम एवरेज के साथ। सो व्हाट आई विल डू इज सिंपली अपने फील्ड लिस्ट में जाके जो ये रहा सम ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, इसकी मैं फील्ड वैल्यू फील्ड सेटिंग में आई विल डू एवरेज, एवरेज करूंगा। अब देखो मेरे पास क्लियरली आ रहा है, ये अपने आप वैल्यूज में आ गया क्या ये जो हमने कॉलम बनाया था नीचे, सम ऑफ प्रॉफिट हाँ परसेंटेज वैल्यूज में आ गया, हाँ ऑटोमेटिकली आ गया मेरे तो, ये वाला। सम ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज या एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज कर दिया मैंने, हाँ वो मैंने क्रिएट कर दी, वैल्यू में आ गया था। हटाना है हटा लो, हटा दिया तो सर फिर ये वैल्यू नहीं आएगी फिर। कौन सी नहीं है जो ये लास्ट वाला वो बना है रो, एक कॉलम, हाँ ये हाँ हाँ तो मतलब वो नहीं है। क्योंकि परसेंटेज नहीं होगा तो नहीं आएगी वो, हटा लो, हटाओगे तो सिंपली हटेगी। हटेगी ही, हाँ। पूरा कॉलम नहीं हटेगा जो हमने बनाया था। नहीं वो यहाँ पे आया होगा ना, ये तो ना नीचे फील्ड में तो है ना यहाँ पे, मैं एवरेज इसको यहाँ से अगर हटाऊंगा, इससे मैंने इसको हटा दिया, अरे यार रिमूव फील्ड कर दिया मैंने, हट गया। तो मतलब सर हमने वहां से एक फील्ड बनाई है बस। हाँ वही तो मैंने नाम बोलिया कि कस्टम फील्ड बना लेना एक, जब मैंने डेटा वाला एग्जांपल दिया था तो बेसिकली एक नई डेटा नया कॉलम बनाया था बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा। फिर सर ये अब तो हमारे ये मतलब डेटा का ही पार्ट है, लेकिन ये कस्टम बात है। डेटा का पार्ट नहीं बोलोगे, तुम अपनी शीट का अपने प्रोजेक्ट का पार्ट बोल सकते हो इसको, बट डेटा तो तुम्हारा ओरिजिनल तो डेटा वही है, जब भी हम डेटा वर्ड का यूज कर रहे हैं ना, जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है उसको रेफर किया जाता है, तो उसका पार्ट तो नहीं बनेगा ये तुम्हारे ओरिजिनल डेटा के अंदर थोड़ा ना चला जाएगा, नहीं जाएगा, ओरिजिनल डेटा के अंदर थोड़ा ना जाएगा, अच्छा मतलब ये यहीं पे है। हाँ ये शीट में ही है, ठीक है ना। ओरिजिनल डेटा तो तुम्हारा मान लो, चलो अभी तो तुमने ओपन किया, कॉपी पेस्ट किया, जैसे मैं बता दूं सीएसवी फाइल से कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, तो सीएसवी फाइल के अंदर नहीं जाएगा, और जो सीएसवी फाइल है उसके अंदर थोड़ा ना जाएगा। बट अगर तुमने सीएसवी फाइल भी ओपन कर रखी है एक्सेल के अंदर और तुम उसी के अंदर डायरेक्टली काम कर रहे हो, डेफिनेटली तुम्हारा वो एक्सेल फाइल में चली जाएगी सीएसवी फाइल, पॉइंट। तो फिर उस वाले केस में प्रॉफिट परसेंटेज तुम्हारा डेटा का पार्ट बन गया, क्लियर है। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज लगा भी सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ, सम की जगह पे आई विल प्रेफर एवरेज, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम अभी भी है, यहाँ पे है ना, ये जो ये 892 आ रहा है, 972 आ रहा है, पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि एक एक ईयर का हमने एवरेज निकाल दिया, ये तो टोटल है। देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ये इसको ओपन करते हैं, फोटो में कोई भी एक डेट ओपन करी मैंने, ठीक है,
अब लेट्स से ये डेट है मेरी, ठीक है। अब एक मिनट, ये अभी भी इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्या है, गिव मी सेकेंड, ठीक है। 3 10 22 को यहाँ पे डिवाइड बाय 0 हो रहा है, टोटल सेल्स 0 थी मेरी। तो उसको उसका भी एवरेज निकाला इसने, वो हाँ, वो तो एवरेज निकालो तो ठीक है, तभी एवरेज दिया। लेकिन द पॉइंट इज जब मेरी टोटल सेल्स 0 थी, इसको प्रॉफिट कहाँ से मिला? डेटा में कुछ दिक्कत है क्या मेरे? मे बी डेटा में दिक्कत है शायद से, या हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। टोटल सेल्स हमारी ठीक आ रही है, सॉरी माय बैड, टोटल सेल्स का 0.16% है, एंड ये इसको यहाँ पे स्टिल सम कर रहा है मेरे ख्याल से। एवरेज इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन भी कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है क्या? कैलकुलेटिव फील्ड बनाई थी, एक बार मेरे को उसको ये चेक करने दें। तो आ गया, तो नहीं ऐड होगी ना? इसको ऐड करना रहेगा, इतना है इसे, चाहिए ना, ठीक है। प्रॉफिट अपन सेल्स इंटू 100% हमने एकदम सही निकाला है। इश्यू क्यों आ रहा है फिर ये? प्रॉफिट अपन सेल्स की इंटू 100 कर दिया, परसेंटेज हमारी बिल्कुल यही आएगी, है ना? तो अब ये इसको ऐड कर दे रहा है क्या? बट हमने यहाँ पे एवरेज ऑफ परसेंटेज भी निकाल रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज एवरेज निकालेगा। मान लो मेरे पास 10 वैल्यू 10 की है, तो एवरेज 10 आएगा, है ना? लेकिन सर इसमें इसकी वैल्यू 0 है ना, तो 0 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो फिर कहाँ पे? नहीं, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तो इस वाले की बात कर रहा हूँ सिर्फ, लेट्स से अच्छा मैंने एक ओपन कर रखा है, 0.16% ऑफ टोटल सेल्स ये वैल्यू है, तो इसका 3000% कैसे? अच्छा, ये कभी ये तो नहीं कर रहा, एक मिनट में कोई चीज टेस्ट करने देना। वैल्यू फिल सेटिंग में जाके इसको मैं नो कैलकुलेशन कर दूं, तो ये नहीं कर रहा है। माइनस में भी दे सकता है। हम नहीं, माइनस में तो देगा क्योंकि लॉसेस भी है ना बीच में, हमें माइनस में तो वो उस वजह से दे रहा है। पूरे ईयर के हिसाब से तो नहीं दे रहा है एवरेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। नहीं यार, पूरे ईयर के हिसाब से हम सेल से ज्यादा प्रॉफिट थोड़ा कर लेंगे, है ना? टोटल सेल्स, टोटल एवरेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, टोटल एवरेज तो चलो समझ आता है, एवरेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज में तो ये इशू नहीं आना चाहिए ना, टोटल एवरेज तो उसने प्लस कर दिया। सेल इतना हुआ, प्रॉफिट इतना हुआ, तो प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, ये तो किया मैंने, यही तो कैलकुलेशन हुई की यार, वेरीफाई करना पड़ेगा। 24/82 कर लेता सीधा, 29% आना चाहिए, बट हमारे पास आ क्या रहा है? सेल तो वैसे ही ठीक है, 24 है हमारे प्रॉफिट की वैल्यू, परसेंट क्यों आ रहा है? इसको ऑफ करते हैं, फील्ड
कहाँ पे हमने इशू किया है ना, कुछ मूव करते हैं, एक बार फिर से प्लॉट करते हैं। हमारा इशू कहाँ पे हुआ है? अभी चेक कर लेते हैं इशू है कहाँ पे। कुछ हटा हुआ सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज को और रिजल्ट करके देखूंगा। फील्ड सेटिंग एंड एवरेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज 3% एवरेज प्रॉफिट है मेरा, बिल्कुल ठीक है। डार्क चॉकलेट की कैटेगरी में 13% ही है, मिल्क में भी 12% है, वाइट में भी 13% ही है, बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल 14% है, अभी ठीक चल रहा है ना, अभी एकदम ठीक चल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज इतना ही आएगा, बिल्कुल ठीक से आ रहा है। अब अगर मैं इसको दे दूं वर्सेस सेल्स, ठीक है, अरे सेल्स यहाँ पे थोड़ा डालूंगा, सेल्स का बेस नहीं प्लॉट करेंगे इसको। कस्टमर सेगमेंट क्या होता है, चलो अभी भी सही आ रहा है, कंज्यूमर कॉर्पोरेट है, इसमें इतना परसेंटेज को प्रॉफिट मिलता है, बिल्कुल ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स से आई विल गो विथ कैटेगरी। वाइट, अच्छा वाइट यहाँ पे सिलेक्टेड होगी, ये फिल्टर करते हैं, मैं बस स्लाइसर वगैरह को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, स्लाइसर टाइमलाइन को मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि उसका इम्पैक्ट ना आए हमारे इस पे, ठीक है। ऑलमोस्ट सब में इक्वली स्प्लिट है इसका, उसमें क्या दिक्कत हुआ था, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। और मैं कॉलम्स में कंट्री डाल दूँ, हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है। मे भी हमने उसमें कहीं पे कुछ तो मिस्टेक करी थी, अभी तो जिस भी वे में देख लो प्रॉफिट परसेंटेज मेरे सही परसेंटेज बता रहा है ना, अभी तो सही परसेंटेज बता रहा है, ठीक है। अब इसमें द थिंग इज कि इतने सारे नंबर दे रहा है पीछे, है ना, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में पॉइंट में डिवाइड करेगा तो बहुत लंबा वो आता है, आंसर्स बहुत लंबे आते हैं अगर हम पॉइंट में डिवाइड कर रहे हैं तो। नेक प्राइवेट टेबल बनाएंगे साहब, क्या नेक प्राइवेट टेबल बनाएंगे? नहीं नहीं वही है, हाँ मतलब वो वैल्यूज वगैरह मैंने यहाँ पे चेंज किया, पिवट टेबल तो वही है, ठीक ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ना नंबर्स बहुत लंबे लंबे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो तो सिंपली हम यहाँ पे कैलकुलेटर फील्ड में जाके दोबारा हम अपनी वही फील्ड प्रॉफिट परसेंटेज वाली सेलेक्ट करेंगे। अब जो एक्सेल में हमारे पास राउंड का फॉर्मूला होता है, राउंड का फंक्शन होता है, तो राउंड अप कर सकता हूँ इसको, राउंड अप सॉरी राउंड अप डाउन डाउन तो नहीं होगा ना, राउंड कर सकता हूँ ऐसे। टू सी यहाँ पे राउंड वर्क करेगा या फिर नहीं, टू फी अच्छा जीरो, और मतलब राउंड के फंक्शन में हमें जीरो देना पड़ता है कि पॉइंट के बाद हमें कितनी डिजिट रखनी है, ठीक है। सो दो कर देते हैं, काम करते हैं, पूरी नहीं हटाते तो रखते हैं, राउंड ऑफ हो गया मेरा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो हम कैलकुलेटेड फील्ड बना रहे हैं उसके अंदर हमारा जो एक्सेल के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब डालने अलाउड है, ठीक है। अब आप कोई ऐसा फॉर्मूला डाल दोगे जैसे यूनिक है या तुम्हारा लेट्स से फिल्टर वगैरह का कोई फॉर्मूला है वो डाल दोगे तो वो तो ऑब्वियसली एरर देगा, है ना, गेटिंग अ पॉइंट, वो तो स्पेलिश का एरर दे देगा क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगल सेल अलाउड है, गेटिंग अ पॉइंट। नहीं आपके लिए समझा देता हूँ कि मान लो अच्छा तो अभी उस फॉर्मूले पे आई नहीं हो तो चलो पॉइंट को अभी आप भूल जाओ, ठीक है, जब फॉर्मूला कर लग रहा हो वाले तो आपको समझ आ जाएगा फिर, ठीक है। अभी तक अभी हमने ये वाला जितना पार्ट किया ये समझ आया, एक मैंने आपको एक चलो आपके लिए नया फॉर्मूला राउंड का, कि राउंड ऑफ करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, राउंड सिंपली लिख के, ठीक है। तो इसको भी अपने फॉर्मूला के साथ नोट कर लेना एंड आज के लिए क्लास में यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। पिवट एनालिसिस अभी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया, काफी सारी चीजें बची हैं इसमें अभी, काफी सारी तो नहीं, और देखो तो ये हो गया, पिवट चार्ट वाला तो अलग करेंगे, ग्रुपिंग एंड ग्रुपिंग बच गई है, काफी डिजाइन बचा है। सर एक बार राउंड ऑफ वाला वो
दिखाना फॉर्मूला कैसे है। ये तो राउंड के अंदर मैंने वो कर दिया, ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। लिख दो, रुको। ठीक है सर, ये कॉमा 2 ठीक जो 2 क्यों दिखा रहा होगा, कहाँ पे सर? यहाँ कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर डालना है, ठीक है। समझ आ रहा है पक्का? सर हम इससे वो भी देख सकते हैं कि आपने कितनी क्रिएट करी है, मतलब जैसे कि आपने वो ड्रॉप डाउन पर हाँ हाँ, यहाँ पे जो सारी वो दिखती हैं, जितनी भी क्रेडिट होंगी अब तक यहाँ पे आते रहेंगी। और यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट का भी ऑप्शन यहीं पे होता है आपके पास, इसे डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें तो 2 व्यू दिखा रहा है। ताकि आप देखते हैं या कि क्लोज भी करना है क्या? नहीं ये इसमें वो एक्सेल वाली चीज से लेके पैक करता है, क्लोज कर लेगा वो। क्यों क्यों है राउंड कैपिटल में ये तो देखते हैं। क्यों है ये जो हम लोग खबर कौन से डाउनलोड करवा ले डाउनलोड किया, यहाँ पे ये करेगा डायरेक्ट सेशन हो जाएगा। तो तुमने राउंड का ब्रैकेट नहीं शुरू किया ना, तुमने सिर्फ प्रॉफिट इनटू सेल्स वाला जो एक ब्रैकेट था वही छोड़ दिया, और फिर ब्रैकेट बंद तो कर दिया, समझे, ब्रैकेट बंद तो कर दिया लेकिन उसे ओपन ही नहीं किया था तुमने। ये वाला नहीं लगाया था पहले। हाँ ये पहले वाले यहाँ पे लगा, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड फील्ड वगैरह, ठीक है। बाकी जो टॉपिक बचे हैं हम कल करते हैं, कल नहीं नेक्स्ट वीक मंडे कल ऑफ, ठीक है, ओके। अगले हफ्ते भी मंडे से ही। हाँ अगले हफ्ते भी मंडे से ही है, अगले हफ्ते ना मैं वेडनेसडे का ऑफ लूंगा बस, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे होगी क्लासेस, ठीक है, ओके। ये वाला जो नोटिफिकेशन होगा वो आज या कल में ग्रुप पे भी आ जाएगा, ठीक है, आज या कल में ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, ओके। चलो ठीक है, तो क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं फिर आज की, ओके गाइस, चलो थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम।